बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन और इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है वो आज आप करने वाले हो। तो सबसे पहले तो एक ब्रीफली आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नेम इंडिकेट है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों मौजूद होते हैं। तो इस चैप्टर में आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ओनली सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले ही मॉलिक्यूल को स्टडी करना है, बल्कि इसके डेरिवेटिव्स यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है, या फिर ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, इनमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा बेंजीन जो है इसको भी आप स्टडी करेंगे। तो इससे रिलेटेड तमाम काम जो है इसको आपने चैप्टर नंबर 5 में देखना है। अच्छा, वंस अगेन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये कह तो रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, लेकिन इसमें अच्छा खासा वर्कआउट है जो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसके सेल्फ असेसमेंट जो है आज इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और इसके लिए बस एक पेज आपने टर्न करना और देखना है कि पहले सेल्फ असेसमेंट में इसने क्या क्वेश्चन किया है आपसे। तो पेज नंबर 101 पर आप आ जाएंगे। सीधा इसका पहला सेल्फ असेसमेंट आपसे कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ये जो गिवन हाइड्रोकार्बन्स है इसमें से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ और सिर्फ, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका है कि आपके पास एक जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं ना, इसको डबल करने के बाद उसमें 2 मज़ीद ऐड कर दीजिए। अगर उतने हाइड्रोजन हैं तो वो स्ट्रक्चर सैचुरेटेड है, अगर उससे कम है तो वो स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड कहलाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से देखें, लाइन से देखें, पहला वाला C3H6, यहाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशो क्या है, डबल वाला, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। C7H12, अगर आप 7 को डबल करेंगे तो 14 आएगा, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। C8H18, 8 को डबल कर लीजिए 16 होगा, 16 में 2 ऐड कर लीजिए 18, इसका मतलब सिर्फ यही एक वाहिद स्ट्रक्चर है जो कि सैचुरेटेड है, बाकी तमाम स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड हैं। C5H10, यहाँ पे भी कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशो डबल है, डबल से 2 ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये भी अनसैचुरेटेड है। C5H8 ये भी अनसैचुरेटेड है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड मिले, सिर्फ जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है ये आपका सैचुरेटेड है, क्योंकि इसने आपसे सिर्फ ये कहा था कि इन हाइड्रोकार्बन्स में से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करना है। तो उसको मज़ीद नेम देने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, सेंटर वाले को क्या आगे लिख देना है सैचुरेटेड, बाकी सब लाइन से क्या है इसमें अनसैचुरेटेड। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन इसने किया है कि आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है साइक्लोप्रोपेन को और एक्सप्लेन करना है एंगल स्ट्रेन इन इट। तो स्ट्रक्चर मैं भी आपको दिखा देती हूँ, उसको तो जस्ट सिर्फ ड्रॉ करना होगा, उसको आप बैक पेज है उसमें से देखेंगे। जबकि जो एंगल स्ट्रेन की जो सारी की सारी स्टोरी है इसको बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ आ जाएंगे सीधा, आप यहाँ देखिए, द कार्बन एटम इन द साइक्लोप्रोपेन आर अरेंज इन अ ट्राइगोनल ज्योमेट्री विथ एन इंटरनल एंगल ऑफ 60 डिग्री विच इज़ क्वाइट स्मॉलर देन द बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री एग्जिस्ट इन अल्केन्स। आमतौर पर क्या होता है कि जितने भी अल्केन्स होते हैं उनमें क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता नॉर्मल अल्केन्स में, तो उनका जो एंगल स्ट्रेन होता है वो तकरीबन 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर देखें, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जिसमें एक कार्बन इधर है, किधर है, किधर है। एंगल स्ट्रेन कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री एंगल स्ट्रेन की वजह से, जो कि 109.5 के मुकाबले में बहुत कम है, ये जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये इसीलिए डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल अल्केन्स। अब आपने इसकी जो डायग्राम है ये कहाँ से ड्रॉ करनी है इसको देख लीजिएगा। 1 पेज बैक करने पर आप सीधा आ जाएंगे पेज नंबर 101 पे। ये स्ट्रक्चर देखें जिसमें मैंने टिक लगाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपके साइक्लोप्रोपेन का, जिसमें इस तरीके से एक ट्राइंगल है, CH2 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 3 जगह पर है, और हर एक का जो एंगल है वो तकरीबन 60 डिग्री के करीब बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट है इसमें आपने बस एक ये ड्रॉ करनी है, और जो एंगल स्ट्रेन मैंने मार्क करवाया उसको आपने एज इट इज़ करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है जो इसी पेज पर था 104 पे, इसने आपसे कहा था कि क्या वजह है कि जो साइक्लोप्रोपेन है इसका नॉर्मल प्रोपेन के मुकाबले में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो नॉर्मल अल्केन्स होता है इसमें जो एंगल स्ट्रेन है 109.5 है,
जबकि आपका जो साइक्लोप्रोपेन है इसका जो एंगल स्ट्रेन है वो कितना बन रहा था 60 डिग्री। तो क्योंकि इसमें एंगल कम होता है तो एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से स्ट्रेट चेन अल्केन के मुकाबले में जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं जितने भी, इनमें क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। ठीक है, इसकी एक वजह ये भी होती है कि इनका जो मोलर मास होता है वो भी ग्रेजुअली कम होता है। आखिर में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड होता है और फ्रंट पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो CH3 CH2 CH3 इस तरीके से बनेगा, जबकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा CH2 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 करके एक साइकिल से बन जाएगी। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। दूसरी चीज़ एंगल स्ट्रेन जो है वो भी कम हो गया, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का, ये पेज 111 पर है और इसमें लाइन से आपको कुछ रिएक्शन जो है वो दी हुई है। पहला इन्होंने कहा है प्रोपीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ईथीन रिएक्ट विथ क्लोरीन वाटर एंड इथिलीन रिएक्ट विथ ओजोन। तो ध्यान में रखिएगा ये जो इथिलीन और इथीन है ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो इस पेज पर एक रिएक्शन है, इसको पहले मार्क करा देती हूँ ओजोन के साथ। यहाँ पे देखें ये आपका इथिलीन है, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है, जिसमें सबसे पहले तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और जो तीनों ऑक्सीजन है वो इस तरीके से आपस में अरेंज हो जाते हैं। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है इथिलीन ओजोनाइड। ठीक है, अब ये इथिलीन ओजोनाइड जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। एज अ रिजल्ट आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के, और ये जो जिंक है ये रिमेनिंग ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है वो तो आपको इधर ही मिल गई। 1 और 2 जो है ये मैं मार्क करा रही हूँ, सीधा पेज 110 पर चले जाइएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि मेरी बुक पे यहाँ पर भी पेज 111 है और जो अगला पेज था वो भी 111 है, लेकिन ये पेज वैसे 110 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाओगे सीधा और इस 2 इक्वेशंस में थोड़ी सी चेंजेस है वो मैं करवा रही हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखें, ईथीन ने रिएक्शन करना था यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। सॉरी, पहला जो रिएक्शन है वो प्रोपीन का था, तो प्रोपीन जब वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, लेकिन हमारी बुक में रिएक्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो हम क्या करेंगे, HBr को रिप्लेस करेंगे HI से। अब एज अ रिजल्ट जहाँ जहाँ पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है वो भी रिप्लेस होगा किसके साथ, आयोडीन के साथ। यहाँ पर रिप्लेस होगा, यहाँ पर भी ये ब्रोमीन रिप्लेस होगा I के साथ। अब इसका नाम चेंज होगा, ये बुक पे नाम लिखा हुआ था 2 ब्रोमोप्रोपेन, आपने इसका नाम लिख देना है 2 आयोडोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला जो नाम है ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, आपने इसका नाम दे देना है 1 आयोडोप्रोपेन। जस्ट हमने क्या चेंज किया, HBr की जगह HI किया है। ठीक है, और पूरी इक्वेशन एज इट इज़ है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा, इसमें ईथीन का रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ और हमारी बुक में दिया हुआ है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हम इस ब्रोमीन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ, और जहाँ जहाँ ब्रोमीन है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, क्लोरीन। यहाँ पे HBr है, इसकी जगह हम लगा देंगे HCl। यहाँ पर अब क्या होगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये ब्रोमोहाइड्रीन के बजाय ये पूरा नाम रिप्लेस हो जाएगा क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन जो है इस पर हल्की सी चेंजेस करने के बाद आपने इसको भी क्या करना है, राइट कर लेना है इस असेसमेंट में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ईथीन एंड इथाइन के, और एक बहुत सिंपल केमिकल टेस्ट करना है। केमिकल टेस्ट का मतलब होता है कि जिसमें कलर चेंज वगैरह की मदद से आपको पता चल जाता है कि एक कंपोनेंट जो है वो डबल बॉन्ड वाला है और दूसरा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का। तो खास तौर पर यहाँ पे हमें कौन सी 2 बातें बताई हैं, ईथीन की और इथाइन की, और कहा है इसी में डिस्टिंग्विश टेस्ट दीजिए। तो देखिए इसमें 2 तरह के डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो हमारी बुक में मार्क है। इसको सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिए। आप यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, फिर यहाँ से लेके प्रेसिपिटेट्स तक लिखेंगे, फिर ये पूरी एक लाइन ड्रॉप करेंगे और यहाँ से लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड से लेके ईथीन तक। अब इसको समझ लीजिए, होता क्या है कि आपके पास 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट तो ये है कि आपने क्या करना है, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट लेना है और उसको क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। अगर को आपके पास टेस्ट ट्यूब दोनों में से किसी एक में वाइट कलर के सिल्वर वाइट से प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, तो आप फ़ौरन समझ लीजिए कि जिसमें सिल्वर वाइट प्रेसिपिटेट आए वो इथाइन है, क्योंकि इथाइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर एसिटाइलीट के वाइट कलर के सिल्वर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये रिएक्शन ईथीन ने नहीं देना होता। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट से पता चल जाएगा आपको कि आपके पास कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में इथाइन मौजूद है। दूसरा रिएक्शन भी इथाइन के लिए सपोर्ट का होता है कि आपके पास एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे जिसका नाम होता है क्यूप्रस क्लोराइड। ये जो क्यूप्रस क्लोराइड होता है, जब ये इथाइन के साथ रिएक्शन करता है, और इसमें भी मीडियम कैसा होना चाहिए, आपके पास अमोनिकल मीडियम होना चाहिए, और इस सिस्टम में अमोनिया मौजूद होगी।
तो जब इस अमोरिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड को आप ऐड करेंगे एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें इथाइन मौजूद है, तो फौरी तौर पे आपको रेड कलर के प्रेसिपिटेट दे देगा, जो कि किसके होंगे, कॉपर एसिटाइलेट के। तो ये रिएक्शन भी इथाइन आपको देगा, इथीन नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों तरह के जो रिएक्शन हैं वो इथाइन के साथ पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो सिल्वर कलर के एसिटाइलाइट बनाए या फिर वो कॉपर के रेड कलर के एसिटाइलाइट बनाए। दोनों रिएक्शन इथाइन में है, इथीन में नहीं है। तो इस टेस्ट से आप आसानी से इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको पहले मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने किया हुआ एक जगह कॉपी पर, तो वो फिर आपको शो कर दूँगी। पेज 119 पर है ये क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कि आपने पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स बताने हैं इनके C4H10 के, C5H12 के, C4H8 के, C5H10 के, C4H6 के और C5H8 के। साथ साथ इनका IUPAC नेम भी आपने देना है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपने IUPAC नेम देना भी सीखा था। तो यहाँ पर आपको दो बातें बता दूँ। एक तो ये कि पोजीशन आइसोमर का मतलब होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से कोई भी स्ट्रक्चर जो है अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज कर ले लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट रहे, तो वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें इसने आपको कुछ नाम दिए। यहाँ पे देखिए C2H6O है, C3H6O है, C2H4O2 है। इसने आपसे कहा है कि इन्हीं स्ट्रक्चर को, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ ऐसे आइसोमर्स बनाने हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट रहेगा और आपने उनके IUPAC नेम्स भी देने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेल्फ असेसमेंट के, ये दोनों क्वेश्चन। इसको पेपर में आने के लिए आपने इस तरीके से तैयार करना है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया जा सकता है और उसके पोजीशन या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो हैं वो आपको ड्रॉ करने होंगे। देख लीजिए इसे किस तरह करेंगे आप। जी, तो पहला स्ट्रक्चर है मेरे पास C4H10। देखिए C4H10 का मतलब होता है ये नॉर्मल आपका ब्यूटेन है, आपने एग्जैक्ट बनाना है। इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर भी आगे पीछे पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे सोचेंगे मिस एक आध ब्रांच बना दें, आइसोब्यूटेन बना दें, नहीं, फिर वो पोजीशन आइसोमर नहीं रहेगा। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंट होना ज़रूरी होता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है। अब C4H8 देख लीजिए, इसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो आइसोमर्स पॉसिबल है। एक तो आप 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दें, दूसरा आप 2 पोजीशन पे लगा दें। 1 पे लगाएंगे तो ये 1 ब्यूटीन होगा, 2 पे लगाएंगे तो 2 ब्यूटीन होगा। दोनों एक दूसरे से अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगला स्ट्रक्चर है C4H6 का। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ पे 1 पोजीशन पे लगा दीजिए, दूसरा जो है आप 2 पोजीशन पे लगा दीजिए। पहला वाला 1 ब्यूटाइन कहलाएगा, दूसरा वाला 2 ब्यूटाइन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास C5H10। वंस अगेन ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो उसके मज़ीद आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते, जो कि पोजीशन आइसोमर्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते, तो ये एन पेंटेन ही कहलाएगा। जबकि अगला स्ट्रक्चर C5H10 का है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी आप फिर से 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 पोजीशन पे लगा देंगे तो 1 पेंटीन कहलाएगा। अगर इसी डबल बॉन्ड को आप 2 पोजीशन पर लगा देंगे तो फिर ये 2 पेंटीन कहलाएगा। कुछ बच्चों के जहन में होगा मिस 3 पेंटीन भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो फिर नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 फिर दोबारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ 1 और 2 पोजीशन पर ही आपने डबल बॉन्ड लगा सकते हो आप। अगर फिर आप किसी तीसरी या चौथी को कंसीडर करो तो फिर नंबरिंग उसके हिसाब से 1 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है C5H8। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि एक तो 1 पोजीशन पे और दूसरा आपके जो सेकंड पोजीशन है इस पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 पेंटाइन, दूसरा क्या हो जाएगा 2 पेंटाइन। यहाँ पे भी 3 और 4 वाला कोई सीन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपके पास, ये तो कौन सी बात हो गई थी, इसने आपसे कहा था पोजीशन आइसोमर्स। अगली चीज़ जो है वो हमारी रिलेटेड है फंक्शनल ग्रुप से। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर देखिए C2H6O। पहला आप ड्रॉ कर सकते हैं यह इथेनॉल और दूसरा कर सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से अलग है, एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट जा रहा है। अगला है जो है ये C2H4O2 है। ठीक है, अब इसके जो है वो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। पहला देखें जिसमें आपके पास एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, ये स्ट्रक्चर है इथेनोइक एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर जो इसमें ईस्टर है आपके पास है मिथाइल मिथेनोइड। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो डबल बॉन्ड के साथ है, जो कि अल्कोहल का, ये क्या हो सकता है 1 2 ईथीन डाईओल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ देखिए दोनों में डबल बॉन्ड है और कार्बन आपके पास 2 ही है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये 3 पॉसिबल इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए।
लास्ट स्ट्रक्चर जो इस क्वेश्चन का है वो C3H6O का है। इसमें देखें, एक में आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे, दूसरे में कीटोनिक ग्रुप लगा देंगे। इसका नाम प्रोपेनॉल है, इसका नाम 2-प्रोपेनोन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में एग्जैक्ट सेम जा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों कि आपने जितने पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते थे और जितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते थे वो इन क्वेश्चंस में बना दिए विद IUPAC नेम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के सेल्फ असेसमेंट का। इसको पहले आप समझ लीजिए कि आमतौर पे बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड होता है। आपको पता है ना, बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, हाईली अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन इसके बावजूद ये क्या करता है कि जब इसमें एडिशन रिएक्शन हम करने की कोशिश करते हैं तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये इसके मुकाबले में क्या करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता है और ये इसकी कोशिश होती है कि एडिशन रिएक्शन की तरफ ना जाए। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें ये चला जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है इसको देख लेते हैं आप। ठीक है, इसको मार्क कैसे करेंगे, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि बेंजीन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये कोशिश करता है कि मेरी जो ये कंडीशन है इस तरीके से रेजोनेंस वाली ये स्टेबल रहे। अब आपने क्या करना है, पेज 123 पर आ जाना है, सीधा सीधा यहाँ पर आ जाइए। आप देखें यहाँ पे, यहाँ से लेके आप यहाँ तक मार्क कर लीजिए। अब इसमें से आपको क्या बताया है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और ये एडिशन रिएक्शंस को हाईली रेजिस्ट करता है, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, इसमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होते हैं ये सारे के सारे कि इनमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है जिसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अगर इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा तो ये जो चेंज वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करता है कि ये अपने आप को ऐसा ही मेंटेन रखे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आप इसे कैटलिस्ट प्रोवाइड करें या टेम्परेचर दें या इस तरह की कुछ ख़ास कंडीशंस दें, तभी ये सिर्फ क्या करता है, एडिशन रिएक्शन पर जाता है। और आम तौर पर ये एडिशन रिएक्शन किसके साथ करता है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ करेगा। इसके अलावा इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया एडिशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये आपने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ लिख देना है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल साबित हुई होगी आपके लिए। बहुत से बच्चे सेल्फ असेसमेंट नहीं देखते, हालांकि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि इसको ज़रूर देखें। आपके पेपर में इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों आप इसको ड्रॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ में इसको शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।